सान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 का आगाज करेंगे जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रीवियसली हम चैप्टर नंबर 13 में बैटरी को यूज करके आए हैं और बैटरी की वोल्टेज को मैंने डायरेक्ट वोल्टेज और बैटरी से बनने वाले करंट को मैंने डायरेक्ट करंट बोला था। तो आज जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट से कैसे डिफरेंट है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप ये लेक्चर अपनी बुक में देखें तो बुक में किसी किस्म की कोई हेडिंग आपको नजर नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप लोगों को इस आर्टिकल को लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मैंने स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आसान बनाने के लिए कुछ हेडिंग्स डाल दी हैं इस बोर्ड पर भी और नेक्स्ट बोर्ड पर भी, तो आप लोगों को ताकि ये आर्टिकल इजीली समझ में आ जाए और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई चीज पूछी जाए तो आप उसका इजीली आंसर दे सकें। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको याद करवाता चलूं कि एक डीसी सोर्स क्या होता है। एक डीसी सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है जिसकी पोलैरिटी कांस्टेंट रहती है। पोलैरिटी कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास ये बैटरी है, आप जानते हैं ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। आप इस बैटरी को 1 साल भी यूज करते रहें तब भी पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होगी, इनके टर्मिनल जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज अ डीसी सोर्स। याद रखिएगा, डीसी सोर्स उसको बोलेंगे, उस वोल्टेज सोर्स डिवाइस को, कि डीसी सोर्स हैज कांस्टेंट पोलैरिटी। याद रखिएगा, डीसी सोर्स वो होगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसकी कैसी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, अभी मैंने आपको बताया जो एक बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहता है, तो बैटरी इज अ डीसी सोर्स। तो याद रखिएगा, बैटरी या सेल की एग्जांपल डीसी सोर्सेज में आती है। और जहां पर भी आप सर्किट में एक डीसी सोर्स को लगाएंगे तो आप उसका सिंबल कुछ इस तरह से देंगे। तो ये दो लाइंस आप ड्रॉ करते हैं, जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही होती है और जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है। तो अगर मेरे पास एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर ये डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो जब आप इस सर्किट को सिंबॉलिकली बनाएंगे तो सिंबल में आप इस डीसी सोर्स को कुछ इस तरह का सिंबल देंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब स्टूडेंट्स, देखते हैं कि जब मैं एक डीसी सोर्स को एक रेजिस्टर के साथ किसी सर्किट में कनेक्ट करूं तो क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, तो क्योंकि ये टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता रहेगा और आप लोग देख रहे हैं करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। और दूसरी बात है, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, चार्जेस एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो कभी स्लो या कभी फास्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब ये जो करंट आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये डीसी सोर्स के लगने की वजह से बना है, इस करंट को कहेंगे डायरेक्ट करंट या डीसी। और स्टूडेंट्स, डीसी में आप दो बातें नोट करें। पहली बात क्या है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन कांस्टेंट है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और दूसरी बात जो आप लोगों ने नोट की है वो ये है कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर 3 एम्पीयर करंट पास कर रहे हैं तो 3 एम्पीयर ही करंट पास करता रहेगा जब तक कि बैटरी जो है वो फुल ड्रेन नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि जब भी डीसी सोर्स को हम अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट के अंदर, तो उससे करंट बनता है और वो करंट कहलाता है डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होता है जी, उसमें क्या खास बात है, याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट में दो बातें हैं। डायरेक्ट करंट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होता, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, वही सर्किट दोबारा से जरा इमेजिन करें, अगर मैं इस करंट को मेजर करने के लिए यहां पर एक एम मीटर लगाऊं, तो आप देखेंगे एम मीटर ने अगर 3 एम्पियर्स की रीडिंग दी है तो वो 3 एम्पियर्स की रीडिंग ही देता रहेगा
और आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ करंट में चेंज नहीं आएगा जब तक कि बैटरी खत्म ना हो जाए। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको मैं ग्राफ के ऊपर यूं शो कर सकता हूं कि अगर ये 3 एम्पियर है सपोज करें, तो टाइम गुजरता जाएगा एक्स एक्सिस पर, लेकिन करंट तो 3 एम्पियर ही हर लम्हा मिलता रहेगा। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि टाइम के चेंज होने से करंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही। 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर ही रहेगा, 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही रहेगा, जब तक कि आप कोई चेंजेस ना लेकर आए, कोई रेजिस्टेंस ना चेंज कर दें, टेंपरेचर ना चेंज कर दें। तो नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट करंट की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है। ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये तो था स्टूडेंट्स डायरेक्ट करंट। ये वो चीज है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैंने आपको रिकॉल कराई है, एक दफा दोबारा से याद करवाई है, रिवाइज करवा दी है। अब स्टूडेंट्स आज का आर्टिकल क्या है, आज का आर्टिकल डीसी सोर्स नहीं है बल्कि एसी सोर्स है। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग, जैसे मैंने यहां लिखा है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है कोई चीज जब चेंज हो रही हो, वेरी कर रही हो, वेरिएबल हो, तो हम कहते हैं वो ऑल्टरनेटिंग है। तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। इसका क्या मतलब होगा, आइए उसी डीसी सोर्स की एग्जांपल से जरा समझते हैं। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि अगर मैं इस डीसी सोर्स को इस सर्किट में लगा दूं तो ये जो 2 पॉइंट्स ए और बी हैं, आप देख रहे हैं कि ए पर पॉजिटिव टर्मिनल है और बी पर नेगेटिव टर्मिनल है। स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ी देर के बाद इस बैटरी को स्विच कर दूं तो ए पर अब नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और बी पर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, और फिर स्विच करूं तो फिर आप देखेंगे कि ए पर दोबारा से पॉजिटिव टर्मिनल और बी पर नेगेटिव, और फिर स्विच करूंगा तो ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव टर्मिनल पहुंच जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखें, क्या पॉइंट ए पर पोलैरिटी कांस्टेंट रही है? नहीं, बल्कि आप देखें कि पॉइंट ए पर मुसलसल कभी पॉजिटिव टर्मिनल, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट बी पर देखें, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। यानी यहां डीसी सोर्स जो आम हालत में हम देखते हैं कि अपनी पोलैरिटी कांस्टेंट रखता है, यहां ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि पोलैरिटी मुसलसल चेंज हो रही है। इसे कहते हैं कि ये अब हमारा जो सोर्स है ना, ये डायरेक्ट तो नहीं है। लेकिन आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि सर ये तो आप एक डीसी सोर्स को जानबूझकर इस तरह से कर रहे हैं, असल में तो ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आप सही गेस कर रहे हैं, यहां तो डीसी सोर्स ही है, लेकिन हमारे पास वाकई में ऐसे सोर्सेज हैं जिनका पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ी देर बाद नेगेटिव और नेगेटिव थोड़ी देर बाद पॉजिटिव बन जाता है। ये तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था सेल को बार बार रिवर्स करके। तो स्टूडेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो कोई नई चीज नहीं है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के अंदर एसी जनरेटर पढ़ा। एसी जनरेटर जब घूमता है तो उसके जो 2 टर्मिनल्स होते हैं आउटपुट के, आप जानते हैं कि वो आउटपुट का टर्मिनल अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव है, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, और थोड़ी देर बाद फिर ये ऑल्टरनेट होते रहेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये घूमते हुए जनरेटर के जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है, चेंज हो रहे हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सेल को बार बार रिवर्स किया था करेक्शन में। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम कहेंगे ये जनरेटर एक ऐसा सोर्स है जिसकी पोलैरिटी कांस्टेंट नहीं रहती, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता बल्कि थोड़ी देर बाद नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव नहीं रहता बल्कि थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हो जाता है। इसे हम कहते हैं ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। ऑल्टरनेट का क्या मतलब बताया था, चेंज करना, वेरी करना। तो देखें वो कर तो रहा है वेरी, क्या वेरी कर रहा है, अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर रहा है। कभी पॉजिटिव हो जाता है टर्मिनल, फिर वही टर्मिनल नेगेटिव भी हो जाता है। जबकि डीसी सोर्स में जो सेल में आप लोगों ने नोट किया था कि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास जनरेटर है ये कहलाएगा ये एक एसी सोर्स है। तो स्टूडेंट्स एसी सोर्स फिर क्या हुआ बाय डेफिनेशन, आप लोगों ने देखा एसी सोर्स क्या करता है, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है क्या करेगा, रिवर्स इट्स पोलैरिटी आफ्टर सर्टेन टाइम। यानी एसी जो है वो अपनी पोलैरिटी को बार बार रिवर्स करेगा। कितनी देर बाद करेगा, मैंने सर्टेन टाइम लिखा है, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कोई हमारे पास एक ऐसा जनरेटर भी हो जिसकी जो पोलैरिटी है वो काफी देर से रिवर्स हो क्योंकि वो स्लो घूम रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक जनरेटर इतना तेजी से घूम रहा हो कि उसकी पोलैरिटी बड़ी तेजी से चेंज हो रही हो।
लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो एसी सोर्स आपके घरों में प्रोवाइड कर रहा है वापडा, तो वापडा से आने वाला जो करंट है या वोल्टेज है वो भी एसी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज होती है। ये चेंज होती रहती है लेकिन नॉर्मल वैल्यूज 50 या 60 हर्ट्ज है। इसका मतलब वापडा के पास जो पड़ा जनरेटर है, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर 60 चक्कर काटता है, इस वजह से उसके जो टर्मिनल्स हैं वो भी 60 दफा जो हैं वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेंगे 60 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया एसी सोर्स की डेफिनेशन। अब एग्जांपल पूछ रहा है, अब मैंने एग्जांपल दे तो दिया आपको। जो आपका एसी जनरेटर है वो क्या करता है, एसी जनरेटर एसी सोर्स है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हमने सर्किट में एसी सोर्स को सिंबल देना तो फिर क्या करेंगे, याद रखिएगा सर्किट के अंदर एसी सोर्स का सिंबल कुछ इस तरह से देंगे, लाइक दिस। तो ये है एसी सोर्स का सिंबल। अब स्टूडेंट्स ये एसी सोर्स के अंदर मैंने वेव क्यों बनाई है? अब बच्चे समझते हैं कि वेव बनाई है तो शायद चार्जेस ऐसे जा रहे होंगे जो हमने वेव बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। एक वायर के अंदर चार्जेस या आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास चार्जेस इस तरह से मूव करना तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ये जो हमारे पास सिंबल है इसके अंदर ये वेव फॉर्म कहां से आ गई, ये अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लें कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी ना। अब जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि ये जो हम लोगों ने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लिया है, इसको मैं एक रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करता हूं। आप लोग जानते हैं कि ये अगर सिर्फ आप इस वोल्टेज सोर्स को थोड़ी देर के लिए गौर करें तो ये क्या करेगा, ये अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये इसी तरह से रिवर्स करते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें जब इसको सर्किट में हम लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये पॉइंट ए जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और कन्वेंशनल करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस सूरत में करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको मालूम है पॉइंट बी पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे पॉइंट बी पॉजिटिव होगा तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, कन्वेंशनल करंट। तो अब हमारे पास करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा और फिर पॉइंट ए तब तक पॉजिटिव हो चुका होगा तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, और फिर पॉइंट बी पॉजिटिव हो चुका होगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पर देखें तो आप लोग कुछ इस तरह से देखेंगे कि चार्जेस मुसलसल एक साइकिल में अपने आप को रिवर्स कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप एक अकेले सिंगल चार्ज को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये सिंगल चार्ज जो है वो बेसिकली अपनी जगह पर आगे पीछे मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स इसको तो वाइब्रेशन नहीं कहते। इसका मतलब एक्चुअली में हमारा चार्ज ऐसे नहीं जा रहा जैसे हम सोच रहे थे, बल्कि हमारा चार्ज है वो तो सिंपल अपनी जगह पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट एक वाइब्रेटिंग करंट होता है जिसमें चार्जेस वाइब्रेट करते हैं, एक ऑसिलेशन होती है चार्जेस की। डीसी की तरह नहीं, बल्कि डीसी में तो हमारे पास चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास चार्जेस जो है वो अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फिर एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर आप यहां पर एक बल्ब लगा दें तो वो चार्जेस जो बल्ब के अंदर मौजूद हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे, तो मोशन तो होगी ना चार्जेस की। और करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की मोशन तो हो रही है, इस वजह से बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा होगा। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट वो सारे काम कर सकता है जो डायरेक्ट करंट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या डेफिनेशन बनी अल्टरनेटिंग करंट की, कि अल्टरनेटिंग करंट एक तो रिवर्स इट्स डायरेक्शन। आपने देखा करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, यह बात इसके बिल्कुल उल्टा है। आपने देखा था यहां क्या था, डायरेक्शन सेम रहती है। यहां हमने क्या बोला कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, एंड ऑल्सो चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। और आप देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। तो यह फर्क हुआ डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में। स्टूडेंट्स डायरेक्ट करंट जो है
वो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करता और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में चार्जेस या करंट डायरेक्शन भी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। आप कहेंगे कि सर डायरेक्शन का चेंज तो समझ में आ गया, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कि एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है तो आप देख रहे हैं चार्जेस जो है वो मुसलसल एक खास पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा? क्योंकि यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो अपने घर में एक बल्ब को देखते हैं तो वो जानते हैं कि इस बल्ब में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो फिर इस बल्ब में से कभी करंट कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी जीरो होगा। इस सूरत में जब ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास करेगा तो फिर सिचुएशन तो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास ये बल्ब जो है इसकी ब्राइटनेस कभी ज्यादा होगी जब बहुत करंट मिलेगा, जब कम होगी जब बहुत कम करंट मिलेगा, और कभी किसी लम्हे तो बल्ब को बिल्कुल जीरो ब्राइटनेस पर भी आना चाहिए जब करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपको बल्ब डेली लाइफ में ऐसा नजर आता है? नहीं नजर आता। तो बच्चे समझते हैं कि शायद यहां डीसी यूज हो रहा है। नहीं स्टूडेंट्स, एसी ही यूज हो रहा है। हो क्या रहा है? मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एसी सोर्स आप घर में यूज करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के करीब होगी। तो अगर मैं यहां पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिखाऊं तो आप जरा देखें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर तो चार्जेस इतना तेजी से वाइब्रेट करेंगे कि बल्ब थोड़ी देर के लिए अगर कहीं पर ब्राइटनेस लूज कर भी रहा है, जीरो कर भी रहा है, तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतनी तेजी से ये चेंजेस आ रही हैं कि आपके माइंड में जो ब्राइटनेस की पिक्चर बनी हुई है वो अभी डिलीट नहीं होती कि अगली पिक्चर बन जाती है। इस वजह से आपको ये बल्ब मुसलसल रोशन नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर आप इसको अचानक से स्लो करके देखें किसी बड़े हाई स्पीड स्लो कैमरा से, तो आप देखेंगे कि ये बल्ब जो है ये फ्लिकर करेगा, यानी कि इसकी ब्राइटनेस आपको वाकई कम ज्यादा होती दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है बल्कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर याद रखिएगा हम ग्राफ को स्टडी करेंगे अभी आगे चल के, लेकिन यहां मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका दूसरा नाम मैं क्या रख सकता हूं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर चार्जेस क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं ये वाइब्रेटिंग करंट है। सिर्फ ये कहने की हद तक आप इसको सोच सकते हैं। मैं इसको ऑसिलेटिंग करंट भी कह सकता हूं। अब स्टूडेंट्स, जरा फिर से इमेजिन करें वो जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उस पूरे सर्किट में, उनमें से एक चार्ज को फोकस करें। ये चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप याद करें चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को स्टडी किया था और वो बिल्कुल इस चार्ज की मोशन से मिलती जुलती है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं भला, क्योंकि वहां पर मैंने आपको एक बात बताई और वो ये कि ये जो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है, अगर इस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का मैं टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करूं, कैसे करूं, अगर मैं इसके साथ एक पेन अटैच कर दूं और वो पेन एक पेपर से कनेक्टेड हो, उसको टच कर रहा हो और वो पेपर मुसलसल मूव कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि जब हम इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये खुद तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन इससे बनने वाला ग्राफ देखें, ये ग्राफ आपके पास बनेगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। ये आगे चल के मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा क्यों साइनोसॉइडल है, क्योंकि ये साइन कर्व की तरह लगता है। साइन कर्व को आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें ये जो हमारे पास वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम मैंने आपको दिखाया, ये तो बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेट करे जैसे चार्ज वाइब्रेट करे। तो अगर मैं इस चार्ज पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो मैं देखूंगा कि ये चार्ज का अगर टाइम के साथ ग्राफ लें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहां पर भी एक साइनोसॉइडल कर्व ही जनरेट होगी। इस वजह से हम अक्सर ये ग्राफ जो है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया है, इस ग्राफ को यहां पर मैं बना देता हूं। ये ग्राफ आपको बहुत जगहों पर नजर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये है बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट का बड़ा मशहूर ग्राफ। इसका यह मतलब नहीं चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं, नहीं, ये बेसिकली करंट के मैग्नीट्यूड में जो वेरिएशन है कि करंट का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है उसको शो कर रहा है। इस पर मैं अभी मजीद डिटेल बताऊंगा, लेकिन यही वो ग्राफ है जो बेसिकली हम यहां पर सिंबल में डालते हैं। तो सिंबल में ग्राफ कहां से आ गया, अब समझ लगी आप लोगों को, क्योंकि ये बेसिकली साइनोसॉइडल वेरिएशन है चार्जेस की। इस वजह से आप वाइब्रेटिंग कह सकते हैं, आप ऑसिलेटिंग कह सकते हैं, आप इसको साइनोसॉइडल भी कह सकते हैं। ठीक है जी,
क्योंकि वाइब्रेशन की कई टाइप्स होती हैं, साइनोसॉइडल उसमें एक स्पेशल टाइप है। अब स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, ये जो ग्राफ है ये चार्जेस की मूवमेंट को नहीं बता रहा, चार्जेस क्या कर रहे हैं। आप अगर गौर से देखें फिर से, तो चार्जेस जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट अगर हमारे पास हो तो वो आगे जाते हैं और पीछे जाते हैं, तो हमारे पास चार्जेस तो ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 से t/2 हाफ साइकिल में अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव लाइक दिस, और हमारे पास अगले हाफ टर्मिनल में ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगा और हमारे रेजिस्टर में से ऐसे गुजरेगा। यानी अगर आप रेजिस्टर में फोकस करें, यानी लोड में फोकस करें, तो लोड के अंदर चार्जेस क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, और वो नीचे ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास एक वाइब्रेशन बन जाएगी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई कि बल्ब के अंदर चार्जेस जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि मजीद अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्या जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास एक चार्ज जो है वो वायर के अंदर ऑसिलेट कर रहा हो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक स्प्रिंग जो है वर्टिकल स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा, और हम लोग जानते हैं कि एक वर्टिकल स्प्रिंग के साथ अगर हम पेपर की मूवमेंट शो करें तो हम एक साइन कर्व जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यानी हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम की वाइब्रेशन के साथ एक साइन कर्व जो है वो एसोसिएट है, उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। ये वहां बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आज जो चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं उस चार्ज में भी हम यही साइन कर्व जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यानी चार्जेस की ऑसिलेशन जो है यानी कि करंट, उसका भी साइन की कर्व से ताल्लुक बनता है। तो यहां से मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख देता हूं, जैसे मैंने आपके सामने फार्मूला मास स्प्रिंग सिस्टम में एक बनाया था, x = x0 sin थीटा। तो बता रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका साइन से कोई ना कोई रिश्ता है, क्योंकि उसका रिलेशन आप देख रहे हैं ग्राफ बिल्कुल साइन कर्व आया। तो अगर यहां पर भी हमारे पास साइन कर्व ही आ रहा है करंट के केस में, तो हम कहेंगे यहां करंट का भी साइन से कोई रिलेशन है। तो हम यहां पर एक फार्मूला बनाएंगे I = I0 sin थीटा। यहां I करंट है, यानी हम कह रहे हैं करंट जो है वो बिल्कुल ऐसे चेंज हो रहा है जैसे साइन का ग्राफ हो, और यहां पर हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऐसे चेंज हो रहा है जैसे साइन का ग्राफ होता है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट के केस में कि I = I0 sin थीटा। ये मैंने आपके सामने डिराइव नहीं किया, क्योंकि यहां डिराइव नहीं करना, यहां सिर्फ मैंने आपको लॉजिक से बता दिया है कि करंट का ताल्लुक जो है चार्जेस की जो वाइब्रेशन है उसके अंदर साइन की कर्व छुपी हुई है। याद रखिएगा यहां I और I0 क्या है ये हम लोगों ने नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करना है। सिर्फ यहां बता दूं कि I जो है वो किसी भी लम्हे करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि करंट हर लम्हा चेंज हो रहा है ना, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, किसी भी लम्हे करंट। अब आप लोग जानते हैं जो बिहेवियर करंट का है वही वोल्टेज का है, तो बिल्कुल इसी तरह की एक इक्वेशन मैं वोल्टेज के लिए भी ड्रॉ कर सकता हूं, और उसमें मैं करंट की बजाय वोल्टेज लूंगा तो ये बन जाएगा V = V0 sin थीटा। यानी वोल्टेज का भी साइन से वही रिश्ता है जो करंट का साइन के ग्राफ से है। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एक और बात पढ़ी, और वो थी कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। ये चीजें पुरानी है तो सिर्फ मैं यहां पर रेफरेंस के तौर पर लिख रहा हूं। तो क्योंकि थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर होता है, ये थीटा की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाएगा I0 sin और थीटा की जगह ओमेगा टी। तो ये एक नया फार्मूला बन गया। एक्चुअली में ये दो फार्मूले नहीं है, ये उसी फार्मूले की एक्सटेंशन है। अगर मैं ये काम यहां कर सकता हूं तो फिर मैं ये काम यहां भी कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा V = V0 sin थीटा की जगह ओमेगा टी। और स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा जो है वो 2πf के बराबर है, ये भी चैप्टर नंबर 7 में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर ओमेगा 2πf है तो इधर ओमेगा की जगह मैं 2πf पुट कर देता हूं, तो फिर हमारे पास इसी फॉर्मूला का एक और शेप आएगी, और वो क्या है I0 sin ओमेगा की जगह 2πf और साथ ये t, और इसी तरह से V = V0 sin ओमेगा की जगह 2πf और साथ t। तो स्टूडेंट्स ये f जो फ्रीक्वेंसी है ये किस चीज की फ्रीक्वेंसी है? आपका जो वोल्टेज सोर्स है आप लोग जानते हैं वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर रहा है,
एक सेकंड में वोल्टेज सोर्स कितनी दफा अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा, इसको हम बोलेंगे ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। मिसाल के तौर पर अगर एक वोल्टेज सोर्स एक सेकंड में 2 दफा अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, और अगर वो 10 दफा करता है तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो आपके पास करंट ऑसिलेट कर रहा है उसके अंदर चार्जेस के ऑसिलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एफ है, क्योंकि जितनी दफा जो वोल्टेज सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा उतनी दफा हमारे चार्जेस जो है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग ये भी जानते हैं एक और बात कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का इनवर्स। तो f की जगह 1/t अगर मैं लिख दूं तो एक और इक्वेशन यहां से आ जाएगी और वो है I इक्वल्स टू I नॉट साइन 2 पाई एज इट इज t एज इट इज, और ये f क्या है, ये 1/t जैसे कि मैंने बताया। तो ये चौथी इक्वेशन आ गई। बिल्कुल यही काम अगर मैं यहां पर करूं तो हम इसको भी डिराइव कर सकते। तो v इक्वल्स टू v नॉट साइन 2 पाई t ओवर कैपिटल T। तो ये स्टूडेंट्स 4 इक्वेशंस हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इनमें से 2 इक्वेशंस को अभी मैं आपके सामने यूज करूंगा, एक तो बिल्कुल पहली इक्वेशन और इसमें जो लास्ट इक्वेशन है उसको यूज करूंगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने 2 ग्राफ आप लोगों के सामने ड्रॉ करने हैं। कौन सा ग्राफ बेसिकली ड्रॉ करना है, आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा हो तो उस चार्ज के ऑसिलेशन से हम एक साइन कर्व इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इमेजिन कर रहे थे। अब मुझे इसको प्रॉपरली प्लॉट करना पड़ेगा, आपके सामने प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई में ये साइन कर्व एग्जिस्ट करती है, मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। एक में करंट है और साथ एक्स एक्सिस पर फेज है, एंगल है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। एक में करंट है और दूसरे में टाइम है। तो मैं वेरिएशन ऑफ करंट विद फेज या वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, वक्त के साथ साथ टाइम के लिहाज से कैसे करंट चेंज होगा, या एंगल के साथ साथ कैसे करंट चेंज होगा फेज के साथ साथ। तो यहां पर मैंने लिख दिया वेरिएशन ऑफ करंट विद फेज, वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। लेकिन मैंने करंट के साथ वोल्टेज भी लिख दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो इक्वेशन इसकी है वैसे ही इक्वेशन इसकी है, तो अगर एक रिजल्ट इसके लिए सही आता है तो वो उसके लिए भी सही होगा। लेकिन मैं सिर्फ यहां पर करंट के लिए कर रहा हूं। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वोल्टेज के लिए किया हुआ है, एक ही बात है, लेकिन करंट से समझाना जरा आसान है। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास सबसे पहले तो फेज के साथ हम देखते हैं। इसके लिए मैं इक्वेशन कौन सी यूज करूंगा, अभी मैंने आपको बताया I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, पहली इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहां मैं कुछ एंगल ले लेता हूं आपके सामने, जैसे एक्स एक्सिस पर एंगल लेने ना 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये कुछ एंगल्स मैंने आप लोगों के सामने जो है वो बनाए हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब एंगल 0 होगा, ये वाला एंगल थीटा 0, तो यहां पर जब मैं थीटा 0 पुट करूंगा एट थीटा 0, तो आप देखेंगे करंट की वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। थीटा कितना है 0, तो साइन जब मैं 0 पुट करूंगा तो याद रखिएगा साइन 0 तो 0 होता है, तो करंट 0 ना आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास पहली चीज बनी कि जब थीटा 0 होगा तो करंट 0 होगा। तो थीटा 0 पर करंट 0 होगा, तो स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास ये पॉइंट आया, क्योंकि करंट तो 0 है बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थीटा 90 पुट करूं, तो थीटा 90 पर आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूले में पुट करूंगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन 90, और जब थीटा 90 पुट करूंगा साइन 90 के बारे में याद रखिएगा साइन 90 1 होता है, पहले भी बताया हुआ काफी दफा। जब ये साइन 90 1 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो I नॉट के बराबर रह जाएगा। तो I इज इक्वल टू I नॉट, I नॉट मतलब मैक्सिमम करंट। मैं यहां पर शो कर देता हूं, ये I नॉट है, ये माइनस I नॉट है। अब स्टूडेंट्स 90 डिग्री पर करंट मैक्सिमम है, तो ये 90 डिग्री है, इस पर करंट मैक्सिमम है इतना, तो ये हमारे पास करंट आ गया। इसी तरह से मैं कहता हूं एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री,
जब थीटा 180 डिग्री होगा तो मैं इधर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180. साइन 180 भी जीरो होता है तो सारी चीज जीरो हो जाएगी और हमारे पास करंट जीरो आ जाएगा. यानी 180 डिग्री पर करंट फिर से जीरो. अब स्टूडेंट्स 270 पर देखते हैं. ये काम बहुत आसान है. आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज याद होनी चाहिए जो कि आप लोगों को कई दफा बताई है मैंने. 270 जब पुट करूंगा स्टूडेंट्स यहां पर तो साइन 270 की वैल्यू होती है -1. तो जब ये -1 आई नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस आई नॉट हो जाएगा. यानी 270 पर करंट माइनस आई नॉट होगा. 270 पर माइनस आई नॉट तो ये है तो माइनस आई नॉट होगा 270 पर. और स्टूडेंट्स इसी तरह से एट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री तो जब इधर 360 डिग्री पुट करूंगा साइन 360 कितना होता है 0 और मल्टीप्लाई होकर आंसर फिर से 0 आ जाएगा. यानी कि 360 डिग्री पर करंट 0 हो जाएगा और हमारे पास 360 ये है तो करंट 0 हो जाएगा ना. तो ये हमारे पास वैल्यू होगी करंट की. अगर आप इस सारे ग्राफ को गौर से देखें जो मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने प्लॉट किए हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक साइन कर्व आ गई स्टूडेंट्स. और ये वही साइन कर्व है जो पहले मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंटली बनाई थी. अब मैंने इसको आपके सामने बकायदा तौर पर कैलकुलेशंस करके प्लॉट किया है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो साइन कर्व आ गया. अब स्टूडेंट्स यहां से क्या सीखा हम लोगों ने कि करंट और फेज का ग्राफ या वोल्टेज और फेज का ग्राफ इज ए साइन कर्व. क्योंकि करंट की बात करें या वोल्टेज की बात करें एक ही इक्वेशन है. यही सारा काम मैं उसके लिए करूंगा तो उसमें भी साइन थीटा ही आ रहा है. तो याद रखिएगा वोल्टेज फेज करंट फेज ग्राफ इज अ साइन कर्व. इसलिए मैंने करंट को एक और नाम दिया था और वो था साइनोसॉइडल करंट. अब स्टूडेंट्स आखिरी चीज की तरफ आते हैं और वो है वेरिएशन ऑफ करंट या वोल्टेज विद टाइम. स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक होता है स्मॉल टी. स्मॉल टी का मतलब है कोई भी टाइम. एक होता है कैपिटल टी. कैपिटल टी के बारे में याद रखिएगा ये है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरे चक्कर में जितना टाइम लगेगा. पूरे चक्कर का क्या मतलब है जरा इमेजिन करें. वही हमारा जो सेटअप मैंने आप लोगों के सामने दिखाया कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ और उससे हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है. अगर आप इसमें एक चार्ज को फोकस करें तो जरा देखिए चार्ज अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ एक्सट्रीम तक गया वापस मीन पर आया और फिर एक्सट्रीम पर गया और वापस मीन पर आया. इसे कहते हैं ये एक चक्कर हो गया. इसके दौरान जितना टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे ये कैपिटल टी है. तो टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल. दोबारा देखें साइकिल कहां से स्टार्ट हो रहा है मीन से एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम से वापस मीन पर, मीन से फिर ऑपोजिट एक्सट्रीम और वापस मीन पर. अब स्टूडेंट्स आप इस टाइम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैं कह देता हूं मीन से एक्सट्रीम तक जाने का एक हिस्सा हो गया, एक्सट्रीम से वापस मीन एक हिस्सा और फिर मीन से ऑपोजिट एक्सट्रीम एक और हिस्सा हो गया और एक्सट्रीम से वापस मीन एक और हिस्सा. यानी कि आप अपने टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. अगर टाइम पीरियड टी था तो इसमें से हर हिस्सा t/4 होगा. यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर चार्ज यहां से यहां तक गया तो उसको t/4 टाइम लगा. अब अगर चार्ज t/4 टाइम करे, मैं ये सारे टाइम आपके सामने पहले लिख देता हूं. ये t/4 टाइम हो गया. ठीक है. इसी तरह अगर चार्ज मीन से स्टार्ट हुआ और एक्सट्रीम से जाकर वापस मीन पर आ जाता है तो यहां तो 2 दफा t/4 हुआ और 2 टाइम्स t/4 जो है यानी 2 दफा t/4 वो तो t/2 होता है. तो इसका मतलब ये t/4 टाइम आ गया, t/2 टाइम आ गया. और इसी तरह से अगर वो चार्ज मीन से स्टार्ट हो, एक्सट्रीम पर जाए, फिर मीन पर आए और फिर वापस एक्सट्रीम पर जाए तो ये तो 3 दफा t/4 लगेगा. तो इसे कहेंगे 3t/4. और फिर स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि हमारे पास चार्ज मीन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस मीन पर, फिर ऑपोजिट एक्सट्रीम पर और फिर वापस मीन पर, ये तो 4 दफा t/4 टाइम लगा और 4 दफा t/4 तो t बन जाएगा.
तो इसका मतलब ये टाइम जो है वो टी है। तो मैंने पूरी वाइब्रेशंस जो थी ना टी टाइम की, 0 से टी तक पूरी एक वाइब्रेशन, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस ग्राफ को भी प्लॉट करना है, उसके लिए मुझे वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें कैपिटल टी आ रहा है, और वो आखिरी वाली इक्वेशन है, उस पर भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिए। इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई टी ओवर कैपिटल टी। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप टी 0 पुट करेंगे। जब आपने टाइम 0 पुट करना है, ये जो टी है इसकी जगह आपने 0 पुट किया, स्टूडेंट्स 0 से मल्टीप्लाई कर सारी चीज 0 हो जाएगी, यानी कि करंट 0 हो गया। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स आगे है t/4। अब जरा गौर से देखिएगा, जब मैं टाइम की जगह t/4 पुट करूंगा तो आप देखेंगे टी से कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा 4, तो ये π/2 बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन π/2। π/2 का मतलब है 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 91 होता है, तो I किसके बराबर आ गया? I नॉट के बराबर आ गया। यानी t/4 पर करंट फिर से मैक्सिमम होगा, तो t/4 पर ये मैक्सिमम हो गया। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन को फिर से यूज करें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2/t ओवर कैपिटल टी, ये वाली इक्वेशन थी। अब टाइम कितना? t/2, तो जब मैं टाइम की जगह t/2 पुट करूंगा, t/2, तो t से कैंसिल, 2 से कैंसिल, सिर्फ पाई नहीं रह जाएगा। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई। पाई किसको बोलते हैं? पाई बोलते हैं 180 डिग्री को, और साइन 180 मैंने आपको पहले ही बताया 0 होता है, तो I किसके बराबर आ जाएगा? 0, यानी कि यहां पर फिर से 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप 3t/4 पुट करेंगे तो आपका आंसर -I0 आ जाएगा, और फिर t पर दोबारा से आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स जो है वो प्लॉट किए। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएं तो आप देखेंगे आपके पास फिर से एक साइन कर्व आ रही है। तो ये हमारे पास सीखने को क्या बात है? इसमें सीखने को यह बात है कि ऑल्टरनेटिंग करंट हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, उसका फेज के साथ या एंगल के साथ भी ग्राफ एक साइन कर्व है, और उसकी टाइम के साथ जो वेरिएशन अगर आप देखें तो वो भी एक साइन कर्व ही है। तो ये हम कहेंगे कि वोल्टेज टाइम ग्राफ, करंट टाइम भी कह सकते हैं बिल्कुल आप, क्योंकि दोनों का एक ही फंक्शन है, उसमें भी यही चीज आ रही है। वोल्टेज टाइम ग्राफ इज ए साइन कर्व। ये कैलकुलेशन जो मैंने आप लोगों के सामने की है स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक ने कैलकुलेशन इस पैराग्राफ के अंदर की हुई है। अगर आप गौर से देखें तो आप लोगों को ये सारी चीजें यहां पर नजर आ रही होंगी। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, लेकिन अब आज की आखिरी बात, +I0 -I0 और इस ग्राफ का मतलब आप लोगों को एक फिजिकल पिक्चर ऑल्टरनेटिंग करंट की मैं अब आपके जहन में डालने लगा। साथ साथ ग्राफ प्लॉट करूंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप इस सारे सर्किट को बहुत स्लो करके देखें तो एक्चुअली चल क्या रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, डीसी सोर्स को और उसके करंट को इमेजिन करना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर हमारे पास एक डीसी सोर्स और इसके साथ एक लोड लगा हो और हम एक एमीटर भी लगा दे, तो आप लोग जानते हैं कि एमीटर पर हमारे पास मुसलसल अगर सपोज करिए 3 एम्पेयर करंट दे रहा है तो 3 एम्पेयर की रीडिंग आती रहेगी। इसमें मजीद कोई नोट करने वाली बात है नहीं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट का ये जो ग्राफ है इसको स्टडी करना बहुत क्रूशल है। स्टूडेंट्स अब मैं आपके एक इमेजिनेशन जनरेट करूंगा आपके माइंड के अंदर कि आपने ऑल्टरनेटिंग करंट को एटॉमिक लेवल पर कैसे इमेजिन करना है, एटम्स कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, सबसे पहले तो आप लोग देख लें कि आपका जो करंट का ग्राफ है और वोल्टेज का ग्राफ है वो एक जैसा होता है। इस पॉइंट पर आप लोग देख रहे हैं कि करंट भी 0 है तो वोल्टेज भी 0 होगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो एक लोड के साथ लगाया है और हमारे पास एक एमीटर भी है। अब स्टूडेंट जरा देखिए, हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में 0 वोल्ट्स हैं, यानी कि कोई चार्ज नहीं है एसी सोर्स पर, जिसकी वजह से कोई करंट पास नहीं किया। तो आप लोग देख रहे हैं बल्ब की ब्राइटनेस भी 0 है और एमीटर पर रीडिंग भी 0 है। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि उस ग्राफ के अंदर हमें पता चल रहा है कि करंट अब 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। सपोज कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू 3 एम्पियर है, इसे मैं +I0 कह देता हूं। I0 का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स अब ये चीज हमें ग्राफ के अंदर जो दिखाई दे रही है ये सर्किट के अंदर कैसे होगी।
तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो एसी सोर्स है उस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ए टर्मिनल पर और बी टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और करंट जो है आप लोग देखेंगे कि 1 एम्पियर का करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो फ्लो करेगा। अब स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन जो है वो लोड में लेफ्ट को है और आप देख रहे हैं बल्ब जो है वो हल्का सा ब्राइट है। अब स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद मजीद जो वोल्टेज सोर्स है उस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ए टर्मिनल पर और बी पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने की वजह से ज्यादा करंट अप के फ्लो करेगा तो देखेंगे ब्राइटनेस भी ज्यादा हो जाएगी बल्ब में और करंट जो है वो एम मीटर में ज्यादा शो हो रहा है, 2 एम्पियर शो हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास मजीद वोल्टेज सोर्स पर जब चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा एम मीटर में और बल्ब की ब्राइटनेस भी बढ़ गई। लेकिन इस सारे दौरानिया में करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, अभी करंट लेफ्ट पर ही था और लेफ्ट पर ही रहा। दोबारा देख लीजिए कि 0 से करंट स्टार्ट हुआ, बल्ब की ब्राइटनेस आहिस्ते आहिस्ते बढ़ी है लेकिन चार्जेस जो है वो बल्ब में लेफ्ट को ही जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें ग्राफ का ये वाला पोर्शन क्या कह रहा है, ग्राफ का ये वाला पोर्शन कह रहा है कि अब करंट कम होगा 3 एम्पियर से और करते करते 0 पर आएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो करंट लास्ट टाइम 3 एम्पियर पास किया था, अब हम देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स जो है उसमें ए टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और हम देखेंगे करंट जो है वो जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव उसी डायरेक्शन में, देखिए लोड में से ही पास किया लेफ्ट में ही, लेकिन अब थोड़ा सा करंट कम हो गया, 2 एम्पियर हो गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे बल्ब की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई। और फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स पर थोड़ी देर के बाद मजीद चार्ज कम हो जाएगा, ए टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और मजीद कम करंट पास करेगा 1 एम्पियर और हमारे पास जो लोड है आप देखेंगे वो और जो है वो ब्राइटनेस कम कर देगा। और फिर एक वक्त आएगा कि हमारे पास जो एसी सोर्स है उस पर चार्ज ही कम होते होते 0 हो जाएगा और इस सूरत में आपके एम मीटर में से कोई रीडिंग नहीं आएगी, यानी कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा, डेफिनेटली बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, आपने इस पूरे साइकिल को अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे साइकिल में क्या हुआ कि हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में करंट 0 था और फिर लेफ्ट को 1 एम्पियर गया, फिर 2 एम्पियर गया, फिर 3 एम्पियर गया, फिर लेफ्ट को 2 एम्पियर गया, फिर 1 एम्पियर गया, फिर 0 एम्पियर गया। ये पूरा हाफ साइकिल ग्राफ का ये वाला मैंने आपको फिजिकली शो कर दिया। लेकिन आपने नोट की बात, वो बात ये है कि करंट ने अभी तक अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। करंट भले कम हो रहा है भले ज्यादा हो रहा है लेकिन बल्ब में करंट की डायरेक्शन लेफ्ट को ही है। तो स्टूडेंट्स बच्चे यहां से असल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफ नीचे को जा रहा है। जब ग्राफ नीचे को जा रहा है तो बच्चे समझते हैं शायद करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, नहीं, ये मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, करंट अपनी डायरेक्शन अभी चेंज नहीं करा। अब स्टूडेंट्स ग्राफ के इस हिस्से को देखें, इसमें अब ग्राफ नेगेटिव पोर्शन में एंटर हो रहा है। नेगेटिव का मतलब है करंट डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहां पर आप देखें नेगेटिव में वैल्यू नीचे को जा रही है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। इसका मतलब हमारे पास अब जो वोल्टेज सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, अब बी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और करंट जो है वो 1 एम्पियर लोड में से पास करेगा, लेकिन राइट को, तो लोड हल्का सा ब्राइट हुआ, एम्पियर मीटर पे आप 1 एम्पियर देख रहे हैं। फिर इसी तरह से एसी सोर्स जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी बढ़ाएगा, यानी बी टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ए टर्मिनल ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा करंट पास करेगा लोड में से लेकिन राइट को, और हमारे पास बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और आप देख सकते हैं एम मीटर बता रहा है कि 2 एम्पियर हुआ। और फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे जो वोल्टेज सोर्स है उस पर चार्ज मजीद बिल्टअप हो जाएगा और अब 3 एम्पियर पास करेगा राइट को। ये अब करंट अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स ग्राफ का ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है कि अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा लेकिन कम होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव में कम होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 3 एम्पियर पास कर रहा था राइट को, तो अब 3 एम्पियर पास करने के बाद 2 एम्पियर पास करेगा राइट को, फिर 1 एम्पियर पास करेगा राइट को और फिर 0 एम्पियर पास करेगा राइट को, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। आइए इस साइकिल को एक दफा फिर से देखते हैं। तो हुआ क्या कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट में 0 है, फिर लेफ्ट को 1 एम्पियर गया, फिर 2 एम्पियर गया, फिर 3 एम्पियर गया, फिर दोबारा कम हुआ 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन इस दौरान एक ही रही। लेकिन उसके बाद अचानक से पोलैरिटी रिवर्स होगी और अब करंट जो है वो राइट को जाना शुरू कर देगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर बढ़ता जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0 एम्पियर। यानी कि अगर आप इसको टोटल कॉन्टिन्यूसली देखें तो ये हमारे पास सिस्टम चल रहा है।
इसमें तो मैंने आपको बहुत स्लो करके दिखाया, इस वजह से आपको जो बल्ब है वो मुसलसल नजर आ रहा है कि वो ग्लो कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जब आप रियल लाइफ में 60 हर्ट्ज का सोर्स उसके साथ लगाएंगे जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज हो रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे पास ये इतना तेजी से प्रोसेस होगा कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि बल्ब बीच में ग्लो कम कर भी रहा या नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको एसी और डीसी में फर्क समझ में आया होगा। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।